जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी के तहत ठीक है अग्निवीर की जो पोस्ट है उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको बता दूंगा हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक मॉडल प्रैक्टिस को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर सारे वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं, जहाँ से अच्छे से जो है आपको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को बताया गया है, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है याद हो जाए। और ये देखिए आप ग्रेड करके जब पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत समय तक आपको ये चीज़ें याद रहती है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। 22 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बने रहिए। एक बहुत ही सुंदर सा कोट से इससे शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेशन का, कि लक्ष्य एक होता है, ठीक है, और रास्ते अनेक होते हैं। जब कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं बदलो। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे भगवान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न नंबर 1 को, जिसमें कह रहा है कि मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। देखिए मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है या तमिलनाडु में है, पर यहाँ पे तमिलनाडु नहीं दिया, यहाँ पे शहरों का नाम दे दिया है। तो आपको बताना है कि यानी कि इतना समझिए कि मीनामकम कहाँ है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के शहरों के नाम इसमें बताएं, देखिए कोयम्बटूर भी आपको तमिलनाडु में ही पड़ता है, चेन्नई भी आपको तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, तो यह मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। ठीक है, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी एक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताएं। देखिए धौलाधार जो पर्वत है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो मशहूर जनजाति है वो आपको गद्दी है। ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में और भी जो जनजातियां हैं उसमें गुज्जर हो जाएगा, बकरवाल हो जाएगा। ठीक है, बकरवाल ये आपको हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, देखिए यहाँ लेप्चा दे रहा है। लेप्चा किस राज्य की जनजाति है, तो याद रखिए लेप्चा जो है आपको सिक्किम सिक्किम की जनजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंबाला एक पारस्परिक भैंस भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। देखिए भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है जिसका नाम है कंबाला, यह किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा यह आपको कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो थी यह आपको सुल्तान रजिया बेगम थी। ठीक है, इनका संबंध आपको गुलाम वंश से था। देखिए 1236 में यह जो है दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी और 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। नूरजहां की यहाँ बात करते हैं। नूरजहां जहांगीर के जो है पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया। देखिए सारे जहां से अच्छा की रचना जो है यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इस गीत को ही हम लोग तराने हिंद के नाम से भी जानते हैं। क्या, तराने हिंद। ठीक है, तराने हिंद के नाम से भी इस गीत को हम लोग जानते हैं, सारे जहां से अच्छा को। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक जो आनंद मठ है उससे जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए महाभारत की रचना किसने किया, वेद व्यास ने किया। तो यह गीता का भी रचना आपको महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया। क्या, रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। देखिए यहाँ कह रहा है सर्वोच्च गैर सैनिक। गैर सैनिक मतलब कि वह सैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वीरता पुरस्कार पदक अशोक चक्र हो जाएगा, किंतु यहीं पे सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार पूछे या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है तो फिर आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। देखिए परमवीर चक्र की शुरुआत सन 1950 में किया गया था, याद रखिएगा इसे। ठीक है, और सर्वोच्च आपको अशोक चक्र का जो शुरुआत है यह सन 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यह आपको जो सैनिक होते हैं उनको दिया जाता है और यह असैनिक व्यक्ति को भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी। देखिए भारत की पहली मुख्य फिल्म की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और यह बनाई गई थी 1913 ईस्वी में। इसको निर्देशन की इसका निर्देशक कौन थे, तो इसके निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है क्या प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी, तो यह आपको दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, जो इंडियन फिल्म है इसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। ठीक है, चलिए देखिए
यहाँ से आर्देशन ईरानी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 1931 ईस्वी में इन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म, ठीक है, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का निर्देशन किया था। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि भारत के प्रथम मूक फिल्म कौन था। राजा हरिश्चंद्र किसने बनाया, दादा साहब फाल्के ने कब बनाया, 1913 ईस्वी में बनाया। जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसे याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड आएगा कि भारत के प्रथम बोलती फिल्म कौन थी, तो यह आलम आरा हो जाएगी। किसने बनाया, आरदेशी ईरानी ने बनाया। कब बनाया, 1931 ईस्वी में बनाया। तो ये जितने भी 6-7 पॉइंट है आप इसको गांठ बांध कर और अच्छे से जो है नोट करके याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामों में पूछता है, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले जो पहले भारतीय थे, यह आपको विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में है। बनवाली जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है आपको हरियाणा में है। कहाँ है, याद रखिएगा, ये आपको हरियाणा में है, ठीक है। राजस्थान में आपको कालीबंगा है, कालीबंगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता राजस्थान में है। रोपण जो है यह पंजाब में है, और जो आलमगीरपुर है यह आपको उत्तर प्रदेश में है। ये जितने भी हैं सब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। क्वेश्चन 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, किंतु यहीं पर हम कह दें कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, तो देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए इस दिन भारत की प्रथम राज्यपाल थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में जो है बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ठीक है। इनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए इनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा 2014 में, ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 13 फरवरी को इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरह से मेरी कोशिश रहती है आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे के बैकग्राउंड में जाकर उसका जो थोड़ा डिटेल बताऊं, ताकि आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्वेश्चन में 12 है कि रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। देखिए रेड स्क्वायर आपको रूस में स्थित है, ठीक है। द ग्रेट वॉल चीन में स्थित है। क्वेश्चन में 13 संविधान के में मौलिक कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़े गए थे। देखिए जब हमारा संविधान बना था उस समय भारत जो संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। तो जो मौलिक कर्तव्य लिया गया, याद रखिए, यह रूस से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, और यह हमारे संविधान के 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यह पूछ रहा है संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1926 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और इसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 के क में रखा गया था, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि इंडिका का लेखक कौन है। तो इंडिका का लेखक आपको मेगास्थनीज है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का यह क्या था, राजदूत था। चाणक्य जो थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। फाहियान, देखिए ये दिया, फाहियान किसके दरबार में आया था, फाहियान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 के माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो यह जो आत्मकथा है, यह आत्मकथा आपको महात्मा गांधी की है, ठीक है। चलिए भाग 2 को देखेंगे हम लोग। भाग 2 में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी कि जो चीनी होता है उसका आणविक सूत्र बताना आपको। तो C12H12 और O11 होता है, ठीक है। वहीं पर ग्लूकोज यदि आपसे कहते हैं, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों भी क्वेश्चन आने की संभावना। क्वेश्चन नंबर 17 के रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी इकाई है। देखिए दूरी मापने की इकाई तो मीटर से भी दूरी माप सकते हैं, सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं, किलोमीटर से भी माप सकते हैं, प्रकाश वर्ष से भी माप सकते हैं। तो इनमें टेरिस्टेरियल का यानी खगोलीय इकाई क्या है, खगोलीय यदि दूरी हमें मापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे हम। तो खगोलीय दूरी यदि मापना हो, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापना हो या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापना हो, तो उसके लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। किलोमीटर से तो इसे संभव है नहीं, और ये सब तो इससे छोटा ही है। तो ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पार्सेक भी आपको क्या है, दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई वह पार्सेक है,
और 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है। देखिए, आप जब कभी भी अधिक ऊंचाई पर चढ़िएगा, ठीक है, इसे तो क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई पर अधिक अधिक बढ़ेंगे उस वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा जब हमारे ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, उसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर अधिक होगा तो संभावना है कि वह नाक से खून आए। तो ये होता है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण डैश अधिकतम होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है। तो यह लाल रोशनी में जो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे कम की यदि बात करें तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरा रोशनी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन 21 के निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन था, यानी गणना करने की जो प्रथम विधि थी वह क्या थी। तो यह आपको अबेकस था। किसने बनाया था, तो अबेकस को चीन ने बनाया था। ठीक है, देखिए अबेकस कैसे, अभी भी आपको एक स्लेट आता है, ठीक है, इस तरह उसमें छड़े लगी होती है, ठीक है, और इसमें इस तरह से गिलियां घुंघरू लगे होते हैं, ठीक है, गोल 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 गोल, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अबेकस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में जो होता है इसमें प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, और जब प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, और जब प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु हमें काला ही दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है दहन क्या है। तो देखिए, दहन जो है, दहन एक आपको रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि जब वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ है, जब वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, ठीक है, वह जलता है, और जल का जब उष्मा प्रदान करता है उसे ही हम लोग दहन कहते हैं। तो एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन 24 के रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज जो है हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। यह कहाँ के रहने वाले थे, यह आपको फ्रांस के रहने वाले थे, और यह 1896 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। रदरफोर्ड ने नाभि की खोज किया था। ठीक है, नाभि की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 25 है आवर्त सारणी का आमारा तत्व कहा जाता है किसे। आवर्त सारणी का जो हमारा तत्व वह हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको, हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, कि एलर्जी बीमारी किससे संबंधित है। तो एलर्जी जो बीमारी होता है यह त्वचा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को रखा जाता है कहाँ। देखिए, सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन तेल में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम यदि हम नमी के संपर्क में लाएंगे, ठीक है, या ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो यह जलने लगता है। इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डूबो को रखा जाता है ताकि यह हवा के संपर्क में न आए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। देखिए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। सबसे पहले समझिए, देखिए दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद, ठीक है, यह अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप चीनी का घोल लीजिए, चीनी का घोल, यदि हम चीनी का घोल पानी में घोलते हैं चीनी को, तो क्या होता है, यह पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो क्या घुले हुए पानी से हम दोबारा चीनी बना सकते हैं, तो बिल्कुल। जब उसे हम सटा देंगे, गर्म करेंगे, तो वह फिर से चीनी का रूप ले लेगा। तो यह क्या हुआ, अपने मूल अवस्था को पा लिया, यह इसलिए भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, किंतु वहीं पर रासायनिक परिवर्तन की यदि हम बात करते हैं, देखिए रासायनिक परिवर्तन वैसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद वह मूल अवस्था में नहीं आता। मान लीजिए जैसे लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को हम जला दिए, तो लकड़ी की जब जलेगा तो क्या होगा, राख बन जाएगा। अब क्या हम उस राख से लकड़ी बना सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते। तो यह क्या हुआ, यह आपको रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम बताएंगे मोमबत्ती का जलना क्या है। ठीक, तो मोमबत्ती को यदि हम जलिए, तो जैसे कि मोमबत्ती हो गया आपका, ठीक है, देखिए मोमबत्ती यहाँ पे एक आपको धागा लगा रहता है, ठीक है, धागा लगा रहता है। तो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं, धीरे धीरे देखिए ये जो है ऐसे मोमबत्ती चूते हुए यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है मोमबत्ती। ठीक है, और ये इकट्ठा होता है तो क्या, ये जो मोम है जब इकट्ठा हो जाता है तो इस मोम से हम दोबारा क्या करते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, किंतु जो ये रस्सी है, यह रस्सी जल गई और यह जब राख बन गई, तो क्या इससे हम दोबारा रस्सी बना सकते हैं, यानी कि धागा जो होता है उसको दोबारा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है, यह मूल अवस्था में आ भी रहा है मोम इसका, और जो इसकी धागा है वो हम अपने मूल परिवर्तन में, मूल अवस्था में नहीं आ रहा है। तो ये रासायनिक परिवर्तन भी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, ए और बी दोनों इधर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता जो है आपको डायऑप्टर में मापा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। हरित क्रांति के उत्पादन से संबंधित है। देखिए हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चूंकि हरित क्रांति में गेहूं का जो फसल था इसको सबसे अधिक क्या हुआ था, लाभ हुआ था। ठीक है, और पैदावार अचानक से बढ़ गई थी। हरित क्रांति का जनक विश्व में यदि आपसे पूछ दे हरित क्रांति का जनक कौन थे, तो याद रखें नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, विश्व में पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, किंतु भारत में पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपको एम.एस. स्वामीनाथन थे। क्या, एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, तो ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के देखिए भाग 3 जो है, भाग 3 में आपको गणित और रीजनिंग का प्रश्न है। इसके लिए मैं आप लोगों को जो है PDF शेयर कर दूंगा। कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर। यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस से मैंने प्रैक्टिस सेट कराया उसका PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप रिविजन भी कर लीजिएगा और जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसको आप सॉल्यूशन के माध्यम से उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट और अपना फीडबैक जरूर दें। यदि इसी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे चाहिए तो चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए अब बहुत कम समय है, परसों यानी आपका एग्जाम परसों से स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत कम समय है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, साथ ही साथ जो अधिक से अधिक जो है रिवीजन पे ध्यान दीजिए। किस पे, रिवीजन पे। ठीक है, रिवीजन आप जितना अधिक करिए उतना ही आपका जो बेस है और जो जीके का जीके पोर्शन ही यह बिल्ड होगा और आप अच्छा स्कोर करके आइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।